अवस्थी आप हैं मेरे सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि केंद्रीय बजट से शुरू हुई है और केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई है। मुद्दा यह है, उनका कहना है कि दिल्ली का बजट काटकर अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का शासन है, क्या उसे पैसे देना ठीक है? बड़ा सवाल है ये। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर टिप्पणी करना, विशेष रूप से जबकि हमारे देश के मूल कर्तव्यों में यह मेंशन्ड है कि हमारा अन्य राज्यों के साथ जो व्यवहार रहेगा वो किसी भी प्रकार के मतलब आंतरिक मसलों से परे है। और इतना ही नहीं, हमारे जहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात आती है अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर, जहां हम अपने मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 19 में जहां हम वाक और अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात करते हैं, वहां रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में यह बात लिखते हैं कि ऐसी सभी टिप्पणियां जो कि देश के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों पर असर डालती हों वो प्रतिबंध के दायरे में आती हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐसा सवाल करना जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर प्रश्न खड़ा करता हो, कूटनीति के साथ साथ भारत के अफगानिस्तान के साथ नहीं, असल मायने में सेंट्रल एशिया को लेकर जो भारत की पॉलिसी है उस पर प्रश्न खड़ा करने वाला हो, समझने लायक लोगों के लिए तो यह बात बहुत बड़ी कूटनीति की है। लेकिन जिन्हें आसान भाषा में बरगलाया जा सकता है उनके लिए भाषा यह है कि भारत तालिबान के आतंकियों को पैसे दे रहा है। बस इस समझ के फेर को राजनीति में उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन अपने विश्लेषण में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या तो राजनीति है और क्या कूटनीति है। फिलहाल के लिए सेशन को हम पूरा विस्तार से आपके सामने खोल कर रखते हैं, चल क्या रहा है। देखिए साहब, स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार को इसके लिए स्लैम किया है, यानी कि एक प्रकार से निंदा कह लीजिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आपने 200 करोड़ रुपए की जो मदद दी है अफगानिस्तान को बजट 2023 में। अच्छा, कईयों को तो यह खबर सुनने के बाद में एक बड़ा प्रश्न यह बना होगा, बजट में पैसा दिया है भारत सरकार ने, यानी केंद्रीय बजट में जहां मेरे गांव की सड़क बननी थी, जहां रेलवे लाइन आनी थी, वहां पर केंद्र सरकार पैसा निकाल करके अफगानिस्तान को दे दिया, बजट में से निकाल दे रही है। मतलब हम बजट में से निकालते हैं क्या ये सारा पैसा? तो पहले तो मैं यही क्लियर कर देता हूं, केंद्र सरकार चाहे कहीं भी किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक डील करे, आर्थिक समझौते करे या अर्थ देने की बात करे कि हम तुम्हें इतनी मदद देंगे, इतना दे देंगे, वो खुद की जेब से नहीं देते, संसद से पूछ कर ही देते हैं। और संसद से पूछने का जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या हम इस देश को इतने पैसे की मदद दे सकते हैं। ये जो मदद लेने का प्रक्रिया है ना, ये बजट के अंदर कि हम कहां खर्च करेंगे और कहां से कमाएंगे। यानी भारत के द्वारा यदि किसी देश को, केवल अफगानिस्तान ही नहीं, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, मंगोलिया, अफ्रीका कंट्री, किसी को भी अगर हम पैसे देंगे तो वो संसद से पूछना होता है। संसद से पूछना बजट की प्रक्रिया है। तो आपको बहुत सारे लोगों को केजरीवाल जी की वजह से कम ये तो पता चली गया होगा कि चलो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि भारत सरकार के जितने भी नेता कहीं जाते हैं और कह के आते हैं कि तुम्हें आर्थिक मदद भेजेंगे, वो संसद से पूछ के ही दी जाती है, ठीक है ना। तो ये बजट का पार्ट होता है। तो फंड टू तालिबान बाय कटिंग दिल्लीज फंड, दिल्ली के फंड को काटकर तालिबान को पैसे दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान को पैसे देकर के हमने आतंकियों को पैसे दे दिए हैं, है ना। वास्तविकता में ये पैसे कहां जाएंगे, क्या जाएंगे, वो सारी बातें आपको आज के सेशन में बताएंगे और असली बात बताएंगे। तो ये खबर हो गई कि आप लोगों ने, केजरीवाल जी ने साहब सवाल पूछ के छोड़ दिया। पहले मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूं कि जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत थी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से, जो 15 अगस्त 2021 को यूं छोड़ करके चला गया, दैट इज अमेरिका। वो खुद जाने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान में भेजता है। अब साहब वो तो अमेरिका है, हम तो इंडिया है ना। हाँ, वो अमेरिका है, ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, रीजनल पावर आप भी बनिए। रीजनल पावर बनने के नाम पर सब देशों को आर्थिक मदद दे सकें आप, इतना बड़ा देश बनिए। आर्थिक मदद देकर के ही तो आज चीन ने अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, ना जाने किस किस देश को खरीद लिया। आपका इतना अच्छा दोस्त नेपाल था, उसको भी अब चीन खरीदने निकल पड़ा है। पैसे की ताकत है ना ये, तो आपको खरीदने की ताकत मिल जाए। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर कई बार ऐसा मलाल होता है कि पाकिस्तान के मुंह पर पैसा फेंका जाए और पूरा पाकिस्तान ही खरीद के ले लिया जाए कि चलो तुमसे हो लिया जो होना था, आ जाओ वापस। कहने का मतलब ये पैसे में बहुत ताकत है भाई। अमेरिका ने रशिया से 1800 के दशक में अलास्का खरीदा था, यानी लैंड बिकती हैं। ट्रंप के समय में अमेरिका ने
डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी कि तुम्हारा ग्रीनलैंड बेच दो अगर बेच सकते हो तो पैसा तो क्या नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में हम पैसे से क्या कर रहे हैं वो पहले आपको बताते हैं। तो बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि अफगानिस्तान की सहायता के लिए अलग से 200 करोड़ रुपए जो रखे हैं वो सही हैं क्या। क्यों? क्योंकि आपने हमारे दिल्ली का बजट जो कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता था, वो आपने कटौती करके उनको दे दिया है। यानी देश की राजधानी की शिक्षा और स्वास्थ्य का पैसा काटकर आप तालिबान को दे रहे हो। सुनने में कितना ऑकवर्ड लगता है कि देखो देश का धन काट करके तालिबान को दिया जा रहा है, आतंकियों को दिया जा रहा है। पूरी लिस्ट है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि केवल तालिबान को ही नहीं, भारत उन सभी राष्ट्रों को इन्वेस्टमेंट देता है जिनके साथ भारत को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बचाए रखने के लिए, भारत के हितों की रक्षा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जहां हमने अभी तक नेपाल के किस्से सुने, सरप्राइज तो आपको यह सुनकर होगा कि भारत भूटान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देता है और आर्थिक मदद बकायदा बजट में अनाउंस करता है। पता है ना हमें, क्योंकि भूटान जिस आर्थिक स्थिति में है, चीन उसे भी खरीदने के लिए कोई ना कोई मोल भाव लगा देगा। और छोटा मोटा रकम नहीं है। अफगानिस्तान को तो 200 करोड़ हमने दिए हैं। 200 करोड़ देने के पीछे कारण है क्योंकि अब हमने एम्बेसी खोल चुके हैं वहां पे। हमारे जो वहां पर रहते हैं, आज पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में होनी चाहिए। अब होनी चाहिए इस बात को समझाने के लिए केजरीवाल साहब, जो कि खुद यूपीएससी क्लियर किए हुए एस्पिरेंट हैं, जो आईआरएस का पद छोड़ करके बात रखे हैं, लेकिन जनता को जो कर्णप्रिय बात हो वो उन्होंने बोल दी है। लेकिन उन्होंने उस मसले को मतलब अधूरा करके ना, जिसके न्यूज का जो क्रक्स निकालने का फायदा है वो निकालने की कोशिश की उन्होंने। खैर कोई नहीं। केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 2023-24 के अंदर 18,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 18,000 करोड़ आवंटित हुए हैं, ऐसे मतलब हुआ कि केंद्रीय बजट के अंदर विदेश मंत्रालय अपने द्वारा जितने भी विदेश मंत्रालय से रिलेटेड काम है, चाहे वो एम्बेसीज के अंदर लोगों को फैसिलिटीज देना हो या फिर देश के जितने भी अन्य राष्ट्रों के साथ रिलेशन है उन पर खर्च करना हो, उनके लिए पैसे आवंटित हर साल किए जाते हैं। लास्ट ईयर 17,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, इस बार 4.64% अधिक है। तो ये जो हमने 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त यहां पर निकाले हैं, ये हमने सहायता के लिए लोगों के लिए निकाले हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट तालिबान के ऊपर कमेंट करते हुए कि लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो लोग शायद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कहीं पे भी न्यूज में, लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि लोग सख्त विरोध कर रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान की तालिबान की मदद क्यों कर दी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको बजट के अंदर जिस तरह से विदेश मंत्रालय को पैसा दिया गया है, ऐसे कौन कौन से और विभागों को कितना पैसा दिया गया उसकी एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं। इस बार शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा अलॉट करने का निर्णय लिया गया है और इसके अंदर जो शिक्षा का बजट रखा गया है दैट इज 1.12 लाख करोड़ रुपए, जो कि अब तक का हाईएस्ट है और लास्ट ईयर के मुकाबले 8.2% अधिक है। इसके साथ साथ जो हेल्थ है उसके ऊपर 89,155 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, अलोकेट किया गया है। जहां तक दिल्ली की बात हो, जहां कहा जा रहा है कि दिल्ली का बजट काट के तालिबान को दे दिया गया है, दिल्ली को 977 करोड़ रुपए लास्ट बजट में दिए गए थे। इस बार 1168 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो G20 की अध्यक्षता चूंकि भारत इस बार कर रहा है तो उसमें भी पैसे खर्च होंगे। उसके लिए 990 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि भैया चलिए 990 करोड़ रुपए G20 के नाम पर अधिक रखे गए हैं। ठीक है, भूटान के लिए 2400 करोड़ रुपए भारत ने इस बार रखे हैं। ठीक है, जितना हम अन्य देशों को मदद देते हैं उसकी 40% मदद तो अकेला भूटान लेकर चला जाएगा। आप जरा यहां का फिगर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने देशों को कैसी कैसी मदद भेजता है। भारत ने 2022-23 के अंदर 2266 करोड़ रुपए की मदद भेजी थी, तो 23-24 के अंदर 2400 करोड़ रुपए की भूटान को मदद भेज रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राज्य की तरह उसका भी बजट अलोकेट हुआ है, भूटान का भी। ठीक है, अफगानिस्तान का 200 करोड़ रुपए, बांग्लादेश का 300 करोड़ रुपए, नेपाल का 750 करोड़ रुपए। ये हम आर्थिक मदद देंगे, वापसी में कुछ नहीं मांगते, बस तुम रखो, तुम्हारे ऊपर खर्च करो। इसे किस बात का खर्चा है ये, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देशों पर चीन के द्वारा जिस प्रकार के रहमो करम बरसाए जाते हैं, नेपाल के ऊपर जो धन फेंका जाता है, ये उस तरीके का धन है। इससे आप अपने कूटनीतिक प्रयास तेज रखते हैं,
जरूरत होती है ना। अब ये चीजें ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चर्चा राजनीतिक मुद्दे पर आ जाती है तो चर्चाओं को फिर डिटेल में डिस्कस करना एक जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ साथ श्रीलंका को 200 करोड़ रुपए। अब आपके दिमाग में आएगा सर इंडिया ने तो श्रीलंका को कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद दी है। वो लोन दिया है, लोन एग्जिम बैंक के थ्रू दिया जाता है जो कि वापस भी लेना है, वो मदद नहीं है। मदद से मतलब संसदीय मदद नहीं है, बैंक की मदद है जिसको सरकार ने अपने अथॉरिटेटिव तरीके से पास, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास करा दिया। मालदीव्स को 360 करोड़ रुपए, म्यांमार को 600 करोड़ रुपए। अगेन म्यांमार में तो सैन्य तानाशाही है, इसका मतलब यह हुआ सर वहां के लोकतंत्र को दबाने के लिए भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए दिए हैं। हर चीज पर प्रश्न खड़े कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि सर वहां पे तो आन सान सूकी की सरकार है? ये क्या कर रहे हो सर? वहां की सरकार आन सान सूकी को जेल में डाल रखा है, वहां पे सैन्य शासन है। क्या भारत मतलब लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है क्या? तो इस तरह तरह के सवाल उठ गए ना। मंगोलिया 12 करोड़ रुपए, अफ्रीकन कंट्रीज 250 करोड़ रुपए। तो आप जरा देख लीजिए। ऐसे ही मॉरिशस 900 करोड़ रुपए 2023-24 में दिए गए थे, 22-23 में दिए गए थे। अब उसके मुकाबले इस साल कितना करोड़ रुपया दिया जा रहा है इधर देख लीजिए। हालांकि इस साल हम जो देशों की मदद कर रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से कम है। हम आर्थिक मदद के नाम पर भले ही 17,000-18,000 करोड़ रुपए जो हैं वो विदेश मंत्रालय को दिए गए हों, लेकिन उनमें से 5400 करोड़ रुपए ही हम दूसरों की मदद के लिए अलग निकाले हुए हैं। बाकी पैसा और विभागों पर खर्च होगा। तो ये 5400 जो 8 करोड़ रुपीस आपको दिख रहे हैं, ये असल मायने में देशों की मदद पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और भी लिस्ट के अंदर जो देश हैं उनके बारे में आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, हम इतने प्रकार के जो खर्च करेंगे उसके अलावा भी कुछ और खर्च भी आप जान लीजिए। जैसे हमने चाबहार जो पोर्ट है उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से निकाल कर रखे हैं। इधर देखिए, ये रहा चाबहार पोर्ट। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, टेक्निकली बहुत सारे डिस्कशंस में यह आता है कि इंडिया का तो चाबहार पोर्ट के साथ कनेक्शन ही बंद हो गया दिखता है। अरे भाई, हमने 100 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से निकाल कर रखे हैं। देखो ये देखो, ये 100 करोड़ रुपए हमने इसके लिए अलग से निकाल कर रखे हैं और एनुअल बजट में निकालते हैं हर बार। ठीक है ना? तो यहां के अलग से बजट को अलोकेट किया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो हमारी भूटान को पैसे दे रही है उसके बारे में भी सुन लीजिए। लास्ट ईयर हमने 2266 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार हम 2400 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हालांकि पूरे के पूरे पैसे उसको दान में नहीं दिए जाएंगे, इसके तुलना में कुछ इसको लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, बजट 990 करोड़ रुपए G20 प्रेसिडेंसी के लिए निकाले गए हैं और 100 करोड़ रुपए ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए निकाले गए हैं। अगेन सवाल यह पूछा जा सकता है, ईरान को देने की क्या जरूरत है? बोले क्यों? उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं। अरे भाई, भारत की अपनी कूटनीति है, उसे अपने स्तर पर भारत के हितों का ख्याल रखना है। हमें बड़ा बुरा लगता है ना जब हमें यह पता चलता है कि श्रीलंका के अंदर चीन का जासूसी जहाज आकर खड़ा हो गया। हमें बड़ा बुरा लगता है जब ये सुनते हैं कि भारत के पड़ोस में ग्वादार पोर्ट पर पाकिस्तान के अंदर है चीन का जासूसी जो सबमरीन है वो आकर खड़ा हो गया। ये कैसे होता है? ये पैसे से ही खरीद फरोख्त होती है देशों के रिश्तों की। आजकल पैसा सबसे बड़ा रिश्तेदार है ना? तो ऐसी स्थिति में पैसों से जब ये कूटनीतिक प्रयास होते हैं तो इंडिया को भी करने होते हैं। अब ऑन टेबल हमने क्या किया? देश को डायरेक्ट जो फंड दिया वो तो हमने बजट में दिखा दिया, बाकी विदेश मंत्रालय के बजट के अंदर डाल दिया कि आप अपने लेवल पर मैनेज कर लेना। ठीक है, अब देश लोकतांत्रिक है इसलिए बजट के अंदर पूछना होता है हर चीज को कि साहब हम इतना पैसा उस पर खर्च कर दें क्या। वास्तविकता पता है आपको, अफगानिस्तान पर मांगे हमने 200 करोड़ रुपए थे लास्ट ईयर भी, हमने 200 की जगह 350 करोड़ रुपए खर्च किए थे अफगानिस्तान पर। आपको अच्छा लगेगा, तब सुनकर बड़ा मजा आता है जब आपको यह सुनने में आता है ना कि पाकिस्तान की मंत्री को अफगानिस्तान में शर्मिंदा किया गया है। आपको सुनने में मजा आता है कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री गई थी हिना रब्बारी खार, उसको वहां के नेताओं ने मतलब बदतमीजी से ट्रीटमेंट दिया, मिलने ही नहीं आए अफगानिस्तान में। ये सब बोलता है भाई, भारत की भी अपनी कूटनीति है, हम ऐसे थोड़ी मोर्चा छोड़ देंगे। आज तक हम अफगानिस्तान में क्यों निवेश कर रहे थे? वो कोई बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद ये थोड़ी है। हम क्यों वहां की संसद का निर्माण कर रहे थे? वहां पर क्यों हैरात डैम का निर्माण कर रहे थे? क्यों हम वहां पर गारलैंड हाईवे का निर्माण कर रहे थे? क्या जरूरत थी? हम अपने देश में बना लेते, सड़क बना ली, नाली बिजली हम अपने में ही कर लेते। लेकिन हमें अच्छा लगता है ना जब हमें पता चलता है कि एक दिन हमारे ही देश के साथ में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पाकिस्तान करने की सोचता हो, उस समय अफगानिस्तान उसे यह कह दे कि तुम्हारा भारत के साथ अपना इंटरनल मसला भले ही कुछ भी हो, अफगानिस्तान तुम्हारा साथ नहीं देगा। आज आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस बात की कितनी खुशी मनाई थी जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था। तालिबान का जब शासन आया था तो पाकिस्तान ये बोलकर खुश हो रहा था कि अब तालिबान के लड़ाके जाकर के
कश्मीर में आतंक फैलाएंगे। पाकिस्तान इस बात का जश्न मना रहा था, खूब सुर्खियां हैं, हमने खूब डिस्कस किए हैं आपसे। लेकिन जैसे ही भारत के कूटनीतिक प्रयास वहां पर मजबूत हुए, परिणाम क्या निकला? तालिबान ने स्पष्ट आंसर दे दिया कि हम आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इंडिया से हम अपने व्यवहार खराब नहीं करेंगे। ये कैसे होता है? ये कूटनीतिक प्रयास है, और इन कूटनीतिक प्रयासों के लिए आपको फंड देना पड़ता है। आप फंड वहां की सरकार को नहीं देते, वहां के लोगों में अपने प्रति आस्था आए, आपके प्रति लोगों में विश्वास बढ़े। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस समय अफगानिस्तान की यात्रा पर गए हैं, उन्होंने काफी सारे ट्रैवल व्लॉग्स बनाए हैं, गूगल कर लीजिएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो इंडियन यूट्यूबर्स व्लॉगर्स वहां जा रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद, उन्हें वहां जाकर के बहुत अल्टीमेट ट्रीटमेंट मिल रहा है। पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अफगानिस्तानी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमारे हिस्से का भी अनाज खा जाएगा। और भारत ने उनकी मदद करने के लिए हजारों किलो गेहूं भेजा, उनको भूख से राहत दिलाने के लिए हमने भोजन भेजा। तो वहां पर भारत के प्रति सिंपैथी क्रिएट हो रही है। इसका क्या असर होगा, ये एक पढ़े लिखे आदमी को समझाने में समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से जब दुरुपयोग होता है इन चीजों का, तो थोड़ा गलत होता है। स्वाभाविक है कि हम उस तरह के आतंकियों को जो वहां के जनमानस में, क्योंकि देखिए, जनमानस जब भारत के प्रति संवेदना सकारात्मक रखेगा कि हमें भारत हमारा मित्र है। आज जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो अफगानिस्तान के लोग इंडिया को चीयर करते हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ने क्यों मजबूत किया? भारत ने खेलने के लिए बुलाया ना उन्हें, बहुत सारे तरीके से उनको हमने मैच सिखाए हैं, अपनी आईपीएल में उनको हम भागीदार बनाते हैं। वहां के लोग इंडिया को चीयर करते हैं पाकिस्तान से युद्ध होने पर। ये कुछ चीजें तो खास होंगी ना, इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं। डिप्लोमेसी के लिए आपको सीधा नहीं दिखाना होता है, ठीक है? तो ये सब तरीके हैं। खैर, तो भूटान G20 के लिए हमने यहां पर पैसे निकाले, और तालिबान ने इस बात का वेलकम भी किया है कि इंडिया ने अपने ऑफिशियल बजट में पैसा निकाला है। अब कुछ लोग जो हमेशा उल्टा ही सवाल करेंगे, जब इतना ही प्यार है तो फिर उसकी सरकार को मान्यता क्यों नहीं दे देते, तालिबान को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि सरकार है वहां पर? तो भाई, चेक एंड बैलेंसेस से सरकार चलती है। चेक एंड बैलेंसेस में दुनिया जब स्वीकार करेगी हम भी कर लेंगे। दुनिया जैसे अफगानिस्तान के साथ अभी काम कर रही है, हम भी कर लेंगे। जिस दिन हम दुनिया के निर्णायक बनेंगे उस दिन हम डिसीजन लेंगे। अभी तो हमें अपने हितों का ध्यान रखना है ना? तो अफगानिस्तान के बजट में भारत ने जो पैसा निकाला उसका तालिबान ने वेलकम किया है कि हाँ, हमारे आपने मदद की। इनके प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने हमें खूब सारी मदद भेजी है और हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं, और हम भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट फिर से शुरू करे जो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के आने से पहले थे। भारत ने हेरात प्रांत के अंदर इनकी संसद के निर्माण में, अफगानिस्तान मैत्री बांध निर्माण में सारी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान का शासन आया, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था, उसके बाद भी भारत ने गेहूं भेजे हैं। और गेहूं भेजने के पीछे का कारण था कि भाई ठीक है, तुम्हारी मदद करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि लोगों में भारत के प्रति स्नेह है। अफगानिस्तान में भारत के इन्वेस्टमेंट, आप कॉमन सेंस सोचकर देखिए, क्या जरूरत है भारत को अफगानिस्तान में 1700 करोड़ रुपए का डैम बनाने की, अफगानिस्तान की संसद 675 करोड़ रुपए में बनाने की, जारांज डेलाराम रोड 1110 करोड़ रुपए में बनाने की? क्यों? हमारा कोई राज्य क्या, हमारा शासन है क्या? वास्तविकता में ये हमारे कूटनीतिक प्रयास हैं, जिससे कि यहां के लोगों में भारत के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाने की, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की भावना जगे। इस तथ्य को जानकर में तो कई लोग सरप्राइज ही हो जाएंगे। फिर आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए कि भारत ने जब से 2001 से अब तक $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया है अफगानिस्तान में। यह कितना होता है आसान भाषा में कहूं तो? पाकिस्तान के पास जितना फॉरेक्स है, जिसमें $3.1 बिलियन है, 3 बिलियन उसके पास यूएई और सऊदी का है, इतना तो भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। भारत के इन्वेस्टमेंट देखिए आप, इतने सारे इन्वेस्टमेंट है, $3 बिलियन का तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। कारण सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि भारत भी चाहता है, जिस तरह से चीन हमें घेरने के लिए पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है, ऐसे भारत भी चाहता है कूटनीतिक रिश्ते पर कभी जरूरत पड़े तो हम अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान को काउंटर करें। आज बहुत बार जब पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगाता है, भारत देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब ये बोलते हैं कि पाकिस्तानियों संभल जाओ, नहीं तो बलूचिस्तान तुमसे दूर हो जाएगा, इसके पीछे कोई तो अर्थ होगा। कारण, क्योंकि बलूचिस्तान जिस तरफ है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम किनारे की तरफ, असल मायने में पश्चिम उत्तरी किनारे की तरफ जो है, वहां एक तरफ ईरान में चाबहार हमने बनाया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो कुछ तो भारत की प्रयास होंगे ना।
खुफिया सूचनाएं भी अगर ओपन मंच पर चर्चा होने लग जाएंगी तो फिर मतलब अलग मुद्दा चला जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। अभी एक और अपडेट दे देता हूं, भारत की तरफ से यहां पर काम करने शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने बकायदा यहां पर, हाँ वो भी चीज, एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, भारत ने अपना यहां पर एम्बेसी फिर से ओपन कर दिया है, ठीक है। 15 अगस्त लास्ट ईयर ही हमारा 15 अगस्त के दिन हमने अपना एम्बेसी भी शुरू कर दिया। हमारा एम्बेसडर भी वहाँ बैठने लग गया है अफगानिस्तान के अंदर। फिर से हमारे सारे काम दोबारा से चालू हो गए हैं, ठीक है। उसके पीछे का बड़ा कारण समझो अब आप। बड़ा कारण ये है कि हमने चाबहार का निर्माण करवाया था। चाबहार की हमें क्या जरूरत थी असल मायने में पूछा जाए तो? हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हर चीज आपको अंदर से खौला देती है ना, तो उसको बाईपास करने के लिए हमें कहीं तो कुछ निर्माण करने होंगे ना। हम ये सोच के छोड़ दें कि अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया, चलो हार मान लेते हैं। मतलब सोचा जाए, हमारे राजनेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर हम उसको सोचें कि अब तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आ गया, चलो छोड़ो, तो हमको तो यही समझ में नहीं आता। हमारे राजनेता कई बार हमारे देश के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर इस बात को इस तरह से सोच लिया जाए, विचार करिए आप, अफगानिस्तान के अंदर अभी तालिबान का शासन है और हम ये सोचकर छोड़ दें कि पाकिस्तान को करने दो जो हमारे साथ कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो तालिबान का शासन आ गया। अरे भाई, अब हमको भी अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। जब हम म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार होती है, आंग सान सू की, उसको भी हम बहुत इज्जत देते हैं। वहां सैन्य तानाशाही होती है, तब हम भी, क्योंकि हम अपने हितों की चर्चा करेंगे ना भाई। अब हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार करना है। रूट ही नहीं है, वो तो लैंड लॉक कंट्री है, जाएंगे कहां से? उनको तो समुद्र ही नहीं मिला हुआ। जाने के लिए पाकिस्तान से जा नहीं सकते, तो क्या करें? तो स्वाभाविक है कि हमें अफगानिस्तान से जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। नहीं भाई, नीति बदलो। जब रास्ते बंद होते हैं तो तरीके बदलने पड़ते हैं। तो तरीके बदलने के लिए अब सोचो, भारत ने जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका समर्थित सरकार थी, तब भारत ने बकायदा यहां का गारलैंड हाईवे निर्माण में योगदान दिया था, जयराज डेलाराम हाईवे के निर्माण में योगदान दिया था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि ईरान के चाबहार से होकर के हम जयराज डेलाराम के बीच में से होकर इनके गारलैंड हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे, मजार शरीफ पहुंच करके सीधे सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे, हमारी प्रेजेंस मजबूत हो। तो हमने प्रयास किया उस दिशा के अंदर, ठीक है। चाबहार में भारत का निवेश अभी भी जारी है, 100 करोड़ रुपए भेजे हमने इस बार भी, ताकि हम यहां से कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकें। और इंडिया की एम्बेसी यहां ओपन हो चुकी है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ फिर से व्यवहार अच्छा करेगा। भारत को चाहिए ये कि भारत के हितों की सुरक्षा हो। अब वो किसका समर्थन करने से होते हैं? अगर इस पैमाने पर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के अंदर बार बार जो चर्चाएं उठ रही हैं, भारत रशिया का समर्थक कैसे बना? ऐसे ही तो हो रखा है, ठीक है। चलिए, खैर बाकी जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने फिलहाल एक तरफा आज बात करी है, और एक तरफा करना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत की कूटनीतिक प्रयास है ना। इसमें बहुत सारी कमियां गिना सकता हूं मैं। अफगानिस्तान कहां गलत है, क्या गलत करता है। अफगानिस्तान ने भारत का जहाज, हवाई जहाज लूटने में जिस तरह से मदद की थी पाकिस्तान की, बहुत सारे कारण है। अफगानिस्तान भारत विरोधी जो बातें करता है, वो सब दिमाग में होने के बावजूद भी हम अपने हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी हमें यह नहीं सिखाती कि हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तार तार करने का काम करें। भारत के हित सब जगह हैं, भारतवासी सब जगह हैं, और भारतवासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम हर जगह अपने व्यवहार बहुत अच्छे रखें। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आए। बाकी आपकी राय जानना मैं जरूर चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो अपने साथियों से साझा करें। हाँ, जरूरी जानकारी ये जान जाओ, रेफरल कोड अंकित 10 है मेरा अनअकैडमी पर, जिसकी वजह से आपको कोई भी कोर्स लेने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके बैचेस लॉन्च किए गए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। स्टोर है, प्लस जीएस है, आइकॉनिक जीएस है। इन कोर्सेज में 11,999, 16,500, 29,999 प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। जैसे आइकॉनिक जीएस जो मेंटरशिप वाला हमारा कोर्स है, आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर हमारा जो हेड ऑफिस है, आप वहां जाकर टेस्ट भी देकर आ सकते हैं। आइकॉनिक जीएस का प्रीलिम्स वाला बैच जो कि 29,000 का है। साथ साथ आप हमारी जो लाइब्रेरी बनी हुई है दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर में, आइकॉनिक जीएस वाले, उसका भी लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वहां जाकर डाउट भी अपने सॉल्व करवा सकते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं। और जो प्लस के बेनिफिट हैं, जैसे जीएस है, सीसेट है, करंट अफेयर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग है, डिजिटल नोट्स है, ये सब इसके अंदर मिल जाती है। तो 29,990 रुपए का 4 महीने का, 3 महीना तो ओरिजिनल है और 1 महीना जो है एक्सटेंशन के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर आप इसे जरूर लें, क्योंकि इस कोर्स के अंदर बहुत ही शानदार एडुकेटर्स की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। आप उन्हें यूज करें और प्रीलिम्स को एकदम सटीक तरीके से टारगेट करें। मई के एंड में आपका प्रीलिम्स है। थैंक यू सो मच।